लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड दिख रहा है सबको? अब देखो, आप चाहो तो खड़े होके देख सकते हो, अगर नहीं दिखे तो। सबसे पहले देखो हम क्या हैं, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट है ना, और आपकी आंखें हो गई स्क्रीन। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी जो आंखें यानी अपनी जो पोजीशन है उसको एक जगह रख देता हूँ, यहाँ जैसे यहाँ खड़ा हूँ तो ये ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ फिक्स हो गया। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और जो स्क्रीन है उसको फिक्स कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे शार्प इमेज बनती है। जैसे देखो, अब मेरी स्क्रीन है, मतलब मैं यहाँ फिक्स हूँ, मेरी आंखें स्क्रीन का काम कर रही है, या यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखो मैंने इसको देखा, ये एक पोजीशन हो गई जहाँ पे मुझे इसकी एक शार्प इमेज बन रही है लेंस की। दिख रही है सबको? है ना, बिल्कुल डार्क दिख रहा होगा। अब उसके बाद क्या होगा, यार लेंस क्या छोटा है ना, तो आपको एक आंख से ही देखना पड़ेगा, आंख मारना सीखना पड़ेगा। देखो देखो इसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर तो 200 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर यहाँ से कितना होगा? यहाँ तक 1 मीटर मान लेते हैं। ऐसे ही तो नापते हो, कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो ऐसे ही नापते हैं ना। तो यहाँ तक की हो गई और यहाँ तक की हो गई, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझना, पहले मैंने क्या करा, अपने आप को आपको वहाँ फिक्स करना पड़ेगा एटलीस्ट कितनी डिस्टेंस पे, 2 मीटर पे। वो क्यों करना पड़ेगा वो मैं रीज़न बता रहा हूँ। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 25, तो 4 टाइम्स कर लो 100। तो अभी हम निकालेंगे कि मिनिमम एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे एक शार्प इमेज बने वो कौन सी होती है। जो भी फोकल लेंथ दे रखी है उसका 4 टाइम्स। उसके अलावा अगर आप उससे पहले डिस्टेंस पे खड़े हो तो उसकी शार्प इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। शार्प इमेज तभी बन पाएगी, है ना। अब उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को एक जगह फिक्स कर देंगे और स्क्रीन को भी क्या कर देंगे, एक जगह फिक्स कर देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेंस को मूव करवाएंगे। और ऐसा ज़्यादातर किस में होता है? कैमरा में। देखा है नहीं देखा? वो आगे का जो पार्ट होता है जिसको आप मूव करवाते हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे देखो देखना किसको चाहते हैं, जिसकी भी आप इमेज ले रहे हो वो ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज उसकी कहाँ बन रही है? आपकी आंखों पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको ऑटो फोकस अगर हो रखा है फिर तो क्या होगा, खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि उसकी क्लियर इमेज बन रही नहीं बन रही। पर जब अपन उसको क्लियर इमेज बनाने की करते हैं तो वहाँ होता क्या है, आप उसको मूव कराओगे, जैसे ही शार्प इमेज बन रही होगी तभी तो आप उसको फिक्स कर देते हो, और फिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी शार्प इमेज बन गई। ऐसा 2 जगह हो रहा होता है, एक शार्प इमेज बन जाती है यहाँ तक की, और अगर आपको और क्लोज शॉट लेना होता है, जैसे मान लो आपको फेस तक का लेना होता है, तो उसकी भी एक क्या बन जाती है, शार्प इमेज बन जाती है। पर उसमें आपने देखा होगा हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे मान लो एक ज़्यादा डिस्टेंस वाला होगा लेंस का, तो आप देखना इतना बड़ा हुआ आता है लेंस का बॉक्स आगे लगने का, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा आप देखना चाहते हो उतना ही ज़्यादा ये होगा। अगर कम देखना चाहते हो तो उसमें 2 लेंस लगे होंगे तो वो इतना सा ही आएगा बॉक्स। जो कैमरा वगैरह जो अपने पड़ा रहता है ना, उसके अंदर देखना, वो अपन पास की रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए इतना सा ही लेंस होगा। दूर ले जाओगे तो ये, तभी तो आपने नहीं देखा प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उनका जो कैमरा होता है वो हाइट में कम लंबाई में ज़्यादा होता है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इमेजेस ले रहे होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ करके, अब देखो एक लेंस जो होगा वो शार्प इमेज कितने पे बनाएगा, 4f पे, तो कॉम्बिनेशन का यूज़ कर लेते हैं ताकि वहाँ से क्या हो जाए, अच्छी खासी शार्प इमेज बन सके। अब देखो इसमें क्या किया है हमने, ये मैं करके बताऊँगा, पहले इसका मैथमेटिकल पार्ट समझ लो कि ये हमारा हो गया लेंस,
ठीक है, ये पहली पोजीशन है और ये हमारी हो गई स्क्रीन, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस हो गई वो हमारी u हो गई, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम ले रहे हैं कैपिटल D। कैपिटल D इज़ व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D है। U क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। कहाँ से? फर्स्ट पोजीशन से, पहली पोजीशन से कितनी डिस्टेंस है? U डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने देखा इसकी कहीं इमेज बनी, कहाँ बनी होगी इमेज बताओ? स्क्रीन पे। अब हमने क्या करा, इस लेंस को शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करके कितना ले गए? यहाँ पे। कितनी डिस्टेंस शिफ्ट किया? x डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमारे लिए वो क्या हो जाएगी? नई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो उसके लिए फिर इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बोलो। d माइनस u प्लस एक्स, ब्रैकेट में कर लेना है ना। मतलब ये वाली अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। पहले ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये थी तो ये क्या हो जाएगी? इमेज डिस्टेंस। तो मान लो अगर अपने को x की वैल्यू निकालनी हो या d की वैल्यू निकालनी हो कि क्या होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक शार्प इमेज बने, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो देखो, सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब बताओ, जब फर्स्ट पोजीशन थी तो u की वैल्यू क्या रखेंगे? बोलो। v की वैल्यू तो d माइनस u होगी कि नहीं होगी? अरे ये u है, ये टोटल d है, तो ये कितनी हो गई? d माइनस u। ये 1/, यहाँ क्या आएगा? और यहाँ पे सही है। अब बताओ एलसीएम लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? यह आएगा d माइनस u इंटू u। कितना आ जाएगा ये? u प्लस d माइनस u इज इक्वल टू कितना? 1/f। सही है? अरे सही है ना। अब देखो यहाँ से कितना आ गया? हाँ, तो ये आएगा देखो df इज इक्वल टू du माइनस u स्क्वायर। दिखा? अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्या? u स्क्वायर माइनस du प्लस df इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट निकालते हैं तो u की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। d प्लस माइनस रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस अपॉन 2, यही होगा। अब हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने एक चीज़ बोली हुई है कि इफ़, अब देखो डिस्क्रिमिनेंट को मैं dis लिख रहा हूँ ताकि दोनों d में कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है? दो रूट निकलेंगे और दो रूट निकलेंगे वो भी फाइनाइट। तो इसका मतलब यहाँ पे u की दो वैल्यू निकलेगी और u की अगर दो वैल्यू निकलेगी तो इसका मतलब दो ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पे क्या बन रहा होगा? शार्प इमेज बन रही होगी। तो यहाँ पे क्या जाएगा? इफ़ d इज ग्रेटर, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो क्या लिखोगे? d स्क्वायर माइनस 4df, यही तो डिस्क्रिमिनेंट है। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 करोगे तो देखो एक d से एक d कैंसिल, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई? 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? देयर विल बी two positions where sharp images will form। ठीक है। सेकंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो यहाँ क्या जाएगा? एक ही रूट आएगा, यानी d स्क्वायर माइनस 4df इज इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू क्या आ गई? 4f। तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ d इज इक्वल टू 4f है तो there will be only one position
वेयर शार्प इमेज विल फॉर्म। अब देखो जो मैं बता रहा था वो सुनो। हमारा क्या हो गया, ये लेंस हो गया। मैंने कहा था ना डी की वैल्यू अगर 4f के बराबर होगी तो कितनी इमेज बनेगी, 1। डी की वैल्यू यहाँ से 1 मीटर कितना हो गया, ये देखो। अब यहाँ पे ये जो है ना ये 1 मीटर हो गया। अब इसके बीच में आप लेंस को कहीं पे भी मूव कर लो, केवल एक ही ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे शार्प इमेज बनेगी, वो यहाँ कहीं आ रही होगी। देखो आप लोग देखना, मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ भी। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये 1 मीटर, ये ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम है ना हमारे। किसी को दिख रही क्या कोई शार्प इमेज? अबे तो तुम तो ज़्यादा डिस्टेंस पे हो ना गधों। डी ग्रेटर देन 4f है तुम्हारे लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे जो भी बैठा हो, जैसे इसको ले लेते हैं रेफरेंस, इस लड़की पे भरोसा है, इस पे तो रहने दो फिर। देखो यहाँ पे इसकी एक शार्प इमेज बनेगी इस जगह पे, है ना। कोई भी छोटा अगर मैं छोटा पॉइंट बनाऊंगा ना तो आप लोग जज नहीं कर पाओगे कि शार्प है या नहीं है, क्योंकि पॉइंट तो पॉइंट होता है। अब वो शार्प हो या नहीं हो उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। पर अगर आप कोई ज्योमेट्री बनाओगे ना, जैसे मान लो कि मैंने बुक वगैरह का वो रख लिया, बुक से देख लेते हैं तब तो समझ में आ जाएगा। बुक के लिए तो आप लोग खुद से भी करके देख लेना। अब एक आधा बुक दे दो। देखो छोटा अक्षर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहा है केमिस्ट्री दिया है क्या, चलो इसमें एक्नॉलेजमेंट में लिख रहा है इसमें काउंसिल। ये मेरे ख्याल से मेरी वाली जो डिस्टेंस, इसको मैं रख लेता हूँ 1 मीटर पे, ठीक है। यानी स्क्रीन और मेरी बीच की, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई 4f के इक्वल। अब मैं यहाँ पे जब इसको देखूँगा ना तो केवल एक ही पोजीशन ऐसी आएगी जहाँ पे शार्प इमेज बन रही होगी ये। फिर उसके बाद अगर मैं इसको करूँगा तो ब्लर इमेज हो जाएगी। पर इसी जगह पे अब इसको यहाँ रख दो कहीं पे इसकी जगह। अब मैं ना 4f से ज़्यादा चला जाऊँगा ना तो एक तो यहाँ बन रही होगी और एक बीच में कहीं बनेगी, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 पोजीशन आ जाएगी। अब देखो अगर मैंने इसके अंदर उससे कम रखा यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, ब्लर इमेजेस बनेगी। और यही रीज़न होता है कि हम आँखों को, जैसे कभी है ना कोशिश करना किताब को यहाँ रख के पढ़ने की, नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाते ना। तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विज़न जो आती है ना वो 25 सेंटीमीटर इसलिए आती है। और यही आप लोगों को सबसे पहले सिखाया जाएगा माइक्रोस्कोप के अंदर, कि जब अपन ऐसे, क्योंकि हमारे क्या होता है कॉम्बिनेशन से होता है, एक आँख से तो फिर भी देख सकते हो, पर हमारे क्या होता है दोनों आँख की इमेजेस कॉन्साइड कर रही होती है जो जाके हमारे को दिखती है। नहीं तो अदरवाइज़ आप दोनों आँखों से कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा और आपके पपिल की साइज़ जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो वो इसलिए होता है। यहाँ पे रखा, अब देखना यहाँ रखूँगा तो बहुत क्लियरली आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ लो तो क्या होगा, आपको श्री भी दिखेगा, सत्या भी एक साथ दिख रहा होगा, दोनों सारी चीज़ें इसमें जो आ रही है वो सारी चीज़ दिख रही होगी। इसमें लिख रहा है जो एक साथ आपके कॉन्साइड करने लगेगी, इमेज जो होगी वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर अपना लेस देन 0 हुआ, थर्ड कंडीशन कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो डी स्क्वायर माइनस 4df लेस देन 0, यानी डी इज़ लेस देन 4f। इसका मतलब क्या हो गया, नो पोजीशन वेयर शार्प इमेज विल फॉर्म। अच्छा चलो ये बताओ, कैमरा की बात कर लेते हैं, है ना। सेल्फी में हम कितनी दूर के इमेज लेते हैं, पास की लेते हैं ना, इसलिए इसका जो कैमरा आता है ना वो कम मेगापिक्सल आता है। आपने देखा कभी ऐसा आ रहा हो कि आगे 5-6 कैमरे लगा रखे हो, पीछे एक ही लग रहा हो? ऐसा तो नहीं होता ना। फ़ोन में कभी आप ऐसा नहीं देखोगे कि आगे तो कैमरे की दुकान लग रही हो और पीछे केवल एक ही कैमरा लग रहा हो। पर आप देखना पीछे 2-4 ऐसे भी फ़ोन आने लग गए जिसमें 4-4, 5-5 एक टाइम ऐसा आएगा, आधी स्क्रीन तो उसी की होगी कैमरा की।
तो उसमें क्या होता है रीज़न, जब हम इमेजेस ले रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ से जब आप दूसरे को देखोगे तो आप स्क्रीन का काम कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट का। तो इसमें आपने नहीं देखा क्या कि कुछ कैमराज आते हैं जिसके अंदर बोलते हैं कि 100x जूम, 20x जूम, है ना। वो किस वजह से, पहले तो क्या होता है कि इसमें 3 कैमरे जो होते हैं, वो 3 कैमरे का काम क्या होता है, एक जब आप वो रखोगे सिंपल तो 1x काम कर रहा होगा, 2x में अल्ट्रा वाइड वाला काम कर रहा होगा, और जब आप बिल्कुल पास की लोगे तो तीसरा वाला काम कर रहा होगा। तो जब आप दूर की इमेज ले रहे हो तो अल्ट्रा वाइड वाला ले रहा होगा, वो फ्रेम को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आप वहाँ पे जूम कर पा रहे हो। पर अभी देखो, ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रंट कैमरा में कितनी डिस्टेंस की इमेजेस लेते हैं, ज़्यादा ये, और एक सेल्फी स्टिक ये होती है ना 2 मीटर की, उस वजह से वहाँ पे जो कैमरा आता है वो कितना होता है, अल्ट्रा वाइड नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी जूमिंग कैपेसिटी नहीं होती। आप देखना कभी ऐसे नहीं कर पाओगे जो फ्रंट कैमरा होता है उसके अंदर जूम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, पर जूमिंग ऑप्शन किसके अंदर दिया जाता है, बैक कैमरा के अंदर। तो वर्किंग भी जो होती है वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अब इस पर लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा रहा हूँ मैं, इन लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड object and screen, in lens displacement method object and screen are fixed, object and screen are fixed, and the only movable condition is for lens. We, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, we fix object at a particular position, we fix object at a particular position and screen also remain fixed and first capture the image of object at first position. First capture the image of object at first position. Then we displace lens from its position to capture second sharp image. ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ना, ठीक है। देन फर्स्ट पॉइंट बना के लिखना, देन when u is the object distance, the image distance will be d minus u. And when u plus x is object distance, then
डी माइनस यू प्लस एक्स, ब्रैकेट में कर लेना यू प्लस एक्स को, डी माइनस यू प्लस एक्स ब्रैकेट में विल बी द इमेज डिस्टेंस। और आप एक चीज़ देखोगे और वो क्या है, जैसे देखो एक और चीज़ अच्छी सी बताता हूँ मैं। पहले ये बताओ u की वैल्यू, अगर मैं पहला पॉजिटिव वाला केस लेता हूँ, u आया ना हमारे लिए, तो बताओ क्या आएगा, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। तो v की वैल्यू क्या आएगी, d माइनस यू थी, तो यहाँ पुट करो d माइनस डी प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, यही आएगा ना। तो बताओ ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, देखो 2d में से एक d गया तो कितना बचा, तो ये आ जाएगा d माइनस यू की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, d माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, यही आई क्या। देखो 2d माइनस डी और ये प्लस वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब जब मैं u की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर करूँगा तो क्या होगा, u की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो d माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2 आएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d माइनस यू करोगे तो क्या आएगा, देखो d माइनस डी रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, तो आप देखोगे आ जाएगा d प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। अब समझे क्या मैं जो चीज़ बोलना चाहता हूँ वो ये है, जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा ना तो ये किसका काम करेगी, इमेज का। और उल्टा भी देख सकते हो आप, ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगी तो ये किसका काम करेगा, इमेज का। देखो ध्यान से, क्योंकि सेकंड वाले केस में जब हमने देखा फर्स्ट वाले केस के अंदर जो इमेज डिस्टेंस आ रही थी वही सेकंड वाले केस में क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा चलो एक और चीज़ देखो, इन केस 1 मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू v बाई यू होता है। v बाई यू का मतलब v की वैल्यू ये है, u की वैल्यू ये है, तो क्या आएगा, d माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2 डिवाइडेड बाय d प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, यही है। ये क्या होता है भाई, m1 की वैल्यू hi अपॉन, ये i1 बोल देते हैं पहली इमेज। अब बताओ इन केस 2 की बात करो, मैग्नीफिकेशन m2 क्या होगा, hi2 अपॉन ho, क्या आने वाला है यहाँ, d प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2 डिवाइडेड बाय d माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। समझ में आ गया। अब देखना इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या इधर m1 इंटू m2 आ जाएगा, इधर देखो 2 से 2 तो पहले कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 पहले कैंसिल, इधर जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो उधर न्यूमरेटर में आ रहा है और इधर जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो इधर, यानी m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या आएगी, तो यानी आप ऐसे कह सकते हो कि i1 अपॉन i1 अपॉन o प्लस इंटू या hi1 अपॉन ho कर देते हैं इंटू hi2 अपॉन ho इज इक्वल टू 1, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज 1 इंटू हाइट ऑफ इमेज 2। तो अगर आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लो कि ये साइज़ का लिखा हुआ है, आपने यहाँ देखा ये 10 सेंटीमीटर का दिखा, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का था, है ना, 2 सेंटीमीटर का था, आपको यहाँ जाके 6 सेंटीमीटर का दिख गया, तो जब आप है ना दूर जाके दूसरी शार्प इमेज देखोगे ना तो इसकी शार्प इमेज तो दिखेगी, पर वो कितनी दिखेगी, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू जो भी सेकंड वाले की होगी, तो यहाँ देखोगे 2/3, मतलब 2/3 साइज़ की यहाँ पे क्या दिखेगी आपको, इमेज। समझ में आ गया। अभी नोट कर लो, इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगा।
देखो तो ये मैंने बताया u हायर वाली वैल्यू है ये, और ये कौन सी u लोअर वाली, मतलब जब u पॉजिटिव लिया था तो ये वाली, और ये u नेगेटिव वाली। तो यहाँ जब ये था तो ये u नेगेटिव हो गया, और यहाँ जब था तो ये u पॉजिटिव हो गया। u पॉजिटिव की वैल्यू क्या आई थी, d प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। u नेगेटिव की वैल्यू क्या आई, d माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। तो हमें पता है कि x जो शिफ्ट इन लेंस है वो कितना आया, u पॉजिटिव माइनस u नेगेटिव, तो आएगा d प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2 माइनस d माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। एलसीएम लेंगे, क्या क्या चीज़ें कैंसिल होगी, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 4df, बस यही आएगा ना। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा भाई, ये दोनों मिलके डबल होगा। तो यहाँ से देखो क्या आया, x की वैल्यू ये आ गई। तो अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df, तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो आपको दे दिया कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन इतनी डिस्टेंस पे लेंस को इतना शिफ्ट करने से शार्प इमेज बन रही है, तो बताओ फोकल लेंथ उस लेंस की कितनी रही होगी। एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला यहाँ से अब बन गया हमारे क्या, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि अगर एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमारे को दे रखी है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन इतनी डिस्टेंस पे है, तो बताओ कितनी शिफ्ट करें कि हमारे को एक और शार्प इमेज मिल जाए। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डी स्क्वायर माइनस 4df का रूट ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, डी स्क्वायर माइनस 4df ये जो वैल्यू आई, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ m1 माइनस m2 निकालो, पहला मैग्नीफिकेशन क्या आया था, कहाँ गया, ये रहा, कितना आया था, देखो ध्यान से, m1 की वैल्यू आई थी d माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df बटे d प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df। ठीक है। m2 कितना आया था, ये रहा, d प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन d माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df। ये मुझे निकालना है। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, देखो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आने वाला है, डी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा, ये दोनों स्क्वायर बन गया, d माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df का स्क्वायर, और यहाँ पे d प्लस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df का स्क्वायर। सही है। बोलो यहाँ क्या आने वाला है, स्क्वायर ओपन करो, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df माइनस 2d रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df, यही आएगा। माइनस, यहाँ देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डी स्क्वायर आएगा माइनस में, फिर एक और माइनस में डी स्क्वायर माइनस 4df आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो माइनस से, और यहाँ पे एक और माइनस से वो आ जाएगा, कौन सा, 2d रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df, और डिवाइड में क्या आने वाला है, कितना आ जाएगा, 4df आ जाएगा। सही है। अब काटो, क्या ये कटा, ये भी कटा, देखो माइनस माइनस प्लस, ये भी कट गया। सही है ना। ये नहीं हुआ ना, कौन से हेड होगा, कैंसिल। मैं सोचू सभी कैंसिल हो गया तो फिर बचा क्या, यहाँ क्या आएगा, माइनस 4d रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन यहाँ पे 4df। देखो ये इससे कैंसिल, ये लिख रहा है क्या कि माइनस एक्स अपॉन है, अरे देखो ना यार, इसका मतलब
दो शार्प इमेज जो बनेगी उनके मैग्नीफिकेशन का जो डिफरेंस आता है वो आता है शिफ्ट इन लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ का नेगेटिव रेशो। तो ये भी ध्यान में रखना है, इससे बहुत वेरिएशन बनते हैं अलग अलग टाइप से। ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए तब जाके इससे क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं। देखो कौन कौन सा, एक तो वो D=4F वाला कि मिनिमम 1 और 2 के लिए क्या है। दूसरा मैग्नीफिकेशन से ये रिलेशन पता लगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर I1 + I1 × I2। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है वो इतनी की बन रही है तो दूसरी पे निकालने के लिए क्या करेंगे, वो ये वाला फॉर्मूला। तीसरी चीज़ क्या है कि शिफ्ट इन लेंस जो आता है उसकी वैल्यू आती ही है, ये इक्वेशन याद हो गई। और एक जो डिफरेंस वो ये वाला, ये चारों चीज़ें याद होगी। क्योंकि ये देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एम्स का भी फेवरेट रहा है ना, और जेई मेन का भी फेवरेट रहा है, क्योंकि वेरिएशन इससे बहुत बन सकते हैं, क्योंकि 5 फॉर्मूले केवल एक ही उसके अंदर आ रहे हैं, एक ही टॉपिक के अंदर। अगर कांच का लेंस है ना, और बार वाला अगर मैंने मीडियम उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रखा तो लेंस कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स ही बना रहेगा। समझे नहीं समझे? कांच का अगर लेंस है और आउटसाइड मीडियम अगर उससे कमी है तो वो कन्वर्जिंग ही बना रहेगा। पर अगर आउटसाइड मीडियम हम बढ़ा देंगे तो डाइवर्जिंग बन जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। तो वहाँ म्यू रिलेटिव आता है। तो म्यू रिलेटिव में अब देखना, आप लोग करके भी देख लेना। आप लोग ने देखा होगा जितने भी स्पेक्स वाले किन किन के कॉन्वेक्स लग रहा है, डबल कॉन्वेक्स सबके लग रहा है ना। ज़्यादातर तो पास वाले ही हो ना, आप लोग दूर की नज़र वाले ही हो ना, तो ज़्यादातर के तो ये लग रहा होगा ना। कितनी पावर का लग रहा है? प्लस वाले कौन कौन है? प्लस और नेगेटिव वाले। अच्छा नेगेटिव वाले हो गया। हाँ होता है ना, दोनों पास और दूर के लिए, दोनों के लिए होता है। आई साइड अगर वीक होती है तो आप लोगों के कौन सा वो हो गया बताओ, मायोपिया की हाइपरमेट्रोपिया? जिनको दूर का नहीं दिखता या पास का नहीं दिखता? हाइपरमेट्रोपिया जिसपे पास का नहीं दिखता तो कौन सा यूज़ करते हैं? और जब मायोपिया होगा तो, है ना, ऐसा होता क्यों है? कोई बता सकता है कि मायोपिया में ऐसा क्या हो रहा होता है और हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा होता है? अच्छा चलो देखो ध्यान से समझना, सुनना। जैसे मान लो ये मेरा आई लेंस है, देखो ध्यान से, ये मेरा आई लेंस है ना, बहुत कम डिस्टेंस पे यहाँ पे मेरी बन रही है क्या, इमेज। कहाँ पे? रेटिना। जिनको दूर की नज़र कमज़ोर होती है, होता क्या उनके लिए? मतलब आप सोचो, जैसे इसकी 25 सेंटीमीटर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पे भी होगा तो उसके लिए तो डिस्टेंट हो गया ना, मतलब इन्फानाइट पे हो गया। तो इन्फानाइट पे इमेज होगी तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? फोकस पे। तो कहाँ बन रही होती है इसकी इमेज? फोकस पे। पर वो नहीं बन पाती, तो कहाँ बनती? रेटिना के पहले कि बाद में? रेटिना के बाद में। दो आवाज़ें आ रही है, मैं तो चिल्ला रहा हूँ जय माता दी वाला, और तुम अलग ही दो गाता गा रहे हो। ये तो वो बात हो गई, मैंने चिल्लाया हर हर और तुम माता जी कह रहे हो। बताओ भाई। हाँ भाई श्रेय कुछ बोल रहा है तू तेरे पे भरोसा है मुझे। देख बाद में बनती क्यों? अच्छा चलो आप एक बार बताओ, सोच के देखना। 1/f इक्वलेंट की वैल्यू आप क्या कर रहे हो? डाइवर्जिंग लेंस यूज़ कर रहे हो ना,
डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। ये अभी कोई पॉजिटिव ही बोला था, झूठ मत बोलना। तुम क्या एक दूसरे का साथ दे देते हो, धोखेबाज हो तुम लोग। किसी ने बोला था ना अभी, बोला तो था। अब देखो सुनो, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। मान लो हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। पहले ये क्वांटिटी ज़्यादा है कि कम है? जो भी है, जैसे इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करोगे तो क्या आएगा, कितना हो जाएगा, 4। तुम यार गजब के गधे हो यार। सेंटीमीटर को मीटर और इनमें चेंज करना नहीं आता कि 10⁻⁻2 होगा, ऊपर जाके 100 हो जाएगा, 100 में 25 का डिवाइड करोगे तो 4 आएगा ना। अब इसमें एक चीज़ बताओ, मान लो किसी के 2 का लेंस लग गया। किसका लगा? 2 का। तो इसका मतलब यहाँ आपकी पहले 4 थी, उसमें से 2 माइनस कर दिया तो 1/f इक्वलेंट आ गया। तो ये बताओ, यह आया पावर प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब सोच के बताओ कि आपने सॉरी कॉन्वेक्स यूज़ करा था ना, हाँ तो ये ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ पे अब इस इक्वेशन से सोच के बताओ कि किस जगह पे इमेज बनी होगी, रेटिना के पहले कि बाद में? ये रेटिना की पोजीशन है ना, उसमें आपने 2 जोड़ा तो जाके आपके जहाँ इमेज बन रही थी वहाँ आ गया। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारी आँख है, आँख का लेंस है, ये उसका रेटिना है, ये हमारी पोजीशन है P जहाँ हम बनाना चाहते हैं, पर बन यहाँ रही है। तो आपने क्या करा, ये एक लेंस और लगा दिया ना यहाँ पे, ये वाला आँखों के आगे। तो यहाँ पे उसको जोड़ने से तब जाके इमेज कहाँ बन गई। तो इसका मतलब क्या हो गई, वो रेटिना के आगे रहती है, आगे रहती है। तो उसमें क्या करा आपने, उस चीज़ को एडजस्ट किया, तब जाके नेगेटिव कराना। यार सोचो आगे बन रही होगी, उसमें से कोई चीज़ कम करोगे तभी तो उसको कहाँ एडजस्ट करोगे, रेटिना पे एडजस्ट करोगे ना, तो तब जाके ये वाली चीज़ आती है। हालांकि देखो ये चीज़ पहले पढ़ाई जाती थी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, पर वो अपने अभी सिलेबस में से हट गया है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर वो कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ह्यूमन आई वगैरह, जैसे मैंने वो दिया है ना आप लोगों को एक पेपर, इसके अंदर ऊपर ह्यूमन आई भी लिख रहा होगा, देखो, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हाँ तो 10th का नहीं था, भाव 10th में भी आता है क्या? तो फिर तो आता होगा ना तुम लोगों को, ये आता है ना, तो फिर ठीक है, ये पढ़ लेना तुम लोग। लिख लिया क्या? एक क्वेश्चन लिखो। लिखाऊं? लिखो। A convex lens of focal length 20 centimeter form sharp image of object, forms sharp image of object at 2 places, at 2 places where नहीं
which are separated by 20 centimeter, which are separated by 20 centimeter. Find the object and screen distance second. Find the object and screen distance how much, second part, how much the second image is smaller by first image बस ये दो ही निकालना है। अरे बात मत करो, नहीं दे रखी, देने की ज़रूरत कहाँ है वहाँ पे। उसने कहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इमेज के बीच का डिफरेंस पूछा है, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहे हो। ये लो धक्का। हो गया। अरे एक क्वाड्रेटिक बन रही होगी ना, तो उसके रूट नहीं निकालना आता है क्या? एक ही आएगा रूट। ऐसी आ रही हो कि डी स्क्वायर माइनस 80D माइनस 1600 माइनस की प्लस, $400 की हाँ, तो फिर 400 मैंने 20 लिखा है ना, तो क्या आया फिर आंसर? उसके रूट निकालो ना। $1600 प्लस 6400 यही होगा ना। अंडर रूट में जब वो निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट, गधे हो यार तुम। 8000 का अंडर रूट नहीं आता क्या? ₹40√5 ये आएगा क्या? फोकल लेंथ की वैल्यू होती है डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D। अब उसने बोला हुआ है कि कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ की दे रखी है, ये 20 डी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है और लेंस को शिफ्ट किया है 20 का स्क्वायर माइनस 4D,
तो आया डी स्क्वायर माइनस 80D माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू 80 प्लस माइनस रूट ऑफ 80 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 400 डिवाइड बाई 2, तो आया होगा 80 प्लस माइनस रूट ऑफ 8000 डिवाइड बाई 2, तो आया 80 प्लस माइनस 40 रूट 5 बाई 2, तो आया 40 प्लस माइनस 20 रूट 5। यही आया ना, यही आया। अब उसने क्या पूछा हुआ है, फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस लेनी है। तो अब क्या करें, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। देखो 20 रूट 5 कितना होता है, जो भी होता है नेगेटिव होता है। 40 प्लस माइनस 20 इंटू 2.25 होता है ना। तो ये 60 देखो 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा तो नेगेटिव हो गया ना। 40 माइनस 45 तो -5 हो गया ना। तो -5 तो पॉसिबल है नहीं, तो ओनली पॉजिटिव डिस्टेंस लोगे। तो 40 प्लस 45 कितना आ गया, 85 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 85। फिर दूसरा क्या बोला हुआ है कि जो दो इमेज बनी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू x बाई एफ। x कितना है 20, f भी कितना है 20, यानी m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ जाएगा। अरे वो माइनस साइन तो बेसिकली ये बता रहा है, देखो माइनस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाली छोटी रही होगी, दूसरी वाली बड़ी रही होगी। हमने u पॉजिटिव माइनस u नेगेटिव किया था ना, तो जो u पॉजिटिव वाला था उसमें से जब आप नेगेटिव वाले को माइनस करके x निकाला था आपने, तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन का डिफरेंस माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ भाई। वैसे भी देखो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस है तो दो नेगेटिव में अगर दोनों ही नेगेटिव, कोई एक ज़्यादा है तो डिफरेंस लोगे तब भी वो तो क्या आएगा, नेगेटिव में आ रहा है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस में आ रहा है। बाकी ये प्लस, ये अपने को तो मैग्नीट्यूड की ध्यान रखना है कि वहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितने का आएगा। अच्छा, ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जब एक शार्प इमेज बनेगी, जैसे मैंने बताया ना d इज इक्वल टू 4f पे क्या बनती है, एक शार्प इमेज बनती। तो कौन सी पोजीशन होगी, जब ये ऑब्जेक्ट 2f पे तो इमेज भी ये वाली। तो अगर आपसे मान लो ऐसा कोई केस पूछ लिया जाए कि वो वैल्यू क्या होगी जब एक शार्प इमेज बनेगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, तो ये एक टाइप का वही केस हो गया। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, डबल फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, डबल फोकस पे। तो ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लो। इसके बाद पढ़ते हैं लेंस एब्रेशन। जल्दी करो। देखो अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब मैंने आप लोगों को प्रिज्म में बता ही दिया था। जब भी कोई लाइट, वाइट लाइट पास कराई जाती है प्रिज्म से, तो उसका डिस्पर्जन जो होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कलरफुल लाइट निकलती है। लेंस में भी ऐसा ही होता है। अब देखो वो एग्जैक्टली तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा,
पर आप लोग अगर ये गोले के अंदर देख रहे हो तो थोड़ा कलरफुल दिख रहा है। ये लकीरें जो होती है ना वो अलग ही ब्राइट वाली दिख रही है, देखो हल्का हल्का आपको येलोइश या रेड कलर दिखेगा, तो फिर तुम्हारी आंखें खराब है। ये नहीं दिख रहा क्या? ये वाला जो पार्ट है ना वो गोला जो बनता है, तो जहाँ पे ब्लैक है उसके अंदर वाला पार्ट देखना, इनर सर्किल को देखो, इनर सर्किल ये देखो, दिख गया? हल्के से बहुत कम उसका दिखेगा पर दिख रहा है कलरफुल। इसे बोला जाता है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी वाइट लाइट को लेंस के थ्रू पास कराया जाता है तो लेंस की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है वाइट लाइट का जो जब वो अंदर जाएगी तो येलो लाइट का अलग फोकल लेंथ बनेगी, रेड लाइट की अलग फोकल लेंथ बनेगी और वायलेट लाइट की अलग फोकल लेंथ बनेगी, जिसकी वजह से क्या होता है एक कलरफुल ऑब्जेक्ट बन जाता है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसा कर लेना, कभी जाना और सूरज को देखना या आंखों पे फ्लैश डाल लेना थोड़ी देर के लिए, है ना? थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसा नहीं कि तुम टाइम देखने लग जाओ कितनी देर के लिए। मान लो थोड़ी देर आपने, आजकल वैसे तो सूरज दिखता नहीं है, बारिश अच्छी खासी होती है, अपनी ही नहीं हो रही है यहाँ पे, पापी सारे यहीं भरे हुए हैं। तो आप देखना जिसके अंदर सूरज के अंदर अगर आप देखोगे और एकदम से सामने किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करोगे तो आप राउंड राउंड बनने लग जाएंगे। राउंड इसलिए बनता है क्योंकि एब्रेशन ज़्यादातर होता है एजेस से। तभी तो आपने देखा होगा पपिल की साइज़ के कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाए जाते हैं। जो भी ये कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हो आप देखना, जब आप लेने जाओगे ना तो आप लोगों की जो पपिल होता है ना उसकी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का आई लेंस लेना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि उसकी कलरफुल इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। मान लो आप किसी चीज़ को गौर करके देख रहे हो तो पपिल की साइज़ बढ़ गई तो उसकी रेटिना पे इमेज जो होगी ना वो कलरफुल बन जाएगी। एक्चुअल में होता है क्या है, जब लाइट पास कराते हैं तो एजेस के वहाँ पे एब्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली क्या होता है जैसे लाइट जा रही है तो जब वो एजेस से पास करेगी ना तो सबके फोकस अलग अलग बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम पे ही सही पर वहाँ पे एक कलरफुल ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। पूरे की नहीं बन रही थी पर हल्के से एजेस से, जहाँ पे वो गोले की एज रहती ना वहाँ पे जाके उसकी क्या बन रही, कलरफुल इमेज। इस फिनोमिना को ही बोलते हैं एब्रेशन। अब इसमें देखो होता है क्या है, जैसे मान लो कि ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या लिखोगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो बताओ कौन सा कलर सबसे आगे जाएगा? जैसे मान लो यहाँ लाइट आ रही थी पैरेलल ऐसे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाती है? फोकस से। तो जब फोकस से जाएगी तो किसका फोकस ज़्यादा होगा? तो मैंने आप लोगों को ये रिलेशन लिखाया था, देखो म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, कॉचीज फार्मूला। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी फोकल लेंथ। जिसका मतलब बताओ किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है? रेड, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी? ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ पे तो बन रहा होगा हमारे रेड का फोकस, और जिसकी वेवलेंथ कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ बन रहा होगा हमारे वायलेट कलर f(v). तो ये जो इमेज बनती है ना बहुत कम डिस्टेंस पे बनती, पर ये जो होगी वो कलरफुल इमेज हो जाएगी। इसे बोला जाता है लेंस का एब्रेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो अब ये लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो लेंस एब्रेशन। ABERRATION, ABERRATION। इसमें लिखो when a white light enters from a object
on lens when a white light enters from a object on lens, then due to different refractive index of all color, the focal length of all color will be different. The focal length of all color will be different, and when the light come out from lens, violet light will have short focal length, and red light have large focal length. Generally this occur at the edges of the lens. And a colorful image is formed. This phenomena is called as lens aberration. ये लिख लेना इसमें कि म्यू जो होता है वो a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर होता है, तो लेमडा ऑफ रेड इंक्रीजेज ज़्यादा होता है तो म्यू कम होता है, जिसकी वजह से 1/f इज़ इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू कम होगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, और वायलेट का लेमडा कम होता है तो म्यू ज़्यादा होगा तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो यहाँ जब लेंस से पास कराया जाता है, कहाँ से, जनरली ये एजेस से, तो ये तो बन जाता है यहाँ पे और ये बन जाता है यहाँ पे तो बनता है FR और यहाँ बनता है FV, और ये कलरफुल इमेज यहाँ पे बन जाती है। इस फिनोमिना को बोला जाता है लेंस एब्रेशन। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो पहला क्रोमेटिक एब्रेशन। In chromatic aberration,
when colorful image is formed, the length of colorful image calculation or the difference of focal length of red and violet color, or the difference of focal length of red and violet color is called as chromatic aberration. कहने का मतलब ये है कि वो लेंथ कैलकुलेट करना जिसके अंदर कलरफुल इमेजेस बन रही थी। ये तो हो गया हमारे एफ वी, ये हो गया एफ आर, और यहाँ पे क्या रही होगी मीन लाइट का फोकल। तो अभी बताओ 1/Fv को क्या लिखोगे, म्यू वी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन नंबर 1। रेड लाइट की फोकस क्या लिखोगे, म्यू आर माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। और येलो लाइट को क्या लिखोगे, म्यू वाई माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, क्रोमेटिक मतलब लेंथ ऑफ कलरफुल इमेज की लेंथ कैलकुलेट करना, मतलब कौन ज़्यादा है, एफ आर माइनस एफ वी निकालना। तो कैसे निकाले, कौन सी इक्वेशन को किससे माइनस करने से एफ आर माइनस एफ वी आएगा, बोलो। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, सही है कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे ना, 1 के अंदर है ना, तो यहाँ क्या आएगा 1 - 2 करके देखो, तो यह आएगा 1/Fv माइनस 1/Fr इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1/R1 माइनस 1/R2। समझे क्या किया, 1/R1 माइनस 1/R2 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, म्यू वी माइनस 1 में से म्यू आर माइनस 1 को घटा दिया। अब देखो -1 और +1 कितना हो गया, तो ये आ गया हमारे पास क्या, एफ आर माइनस एफ वी बटे एफ वी इंटू एफ आर इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर, और ये कितना आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। अब बताओ, जब कुछ नहीं समझ में आता तो कौन सी लाइट, येलो लाइट। तो येलो लाइट से देखो क्या 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू 1/Fy म्यू वाई माइनस 1 आ रही है क्या, इसको इधर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, तो देखो क्या बना, एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वी इंटू एफ आर इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर। तो इसकी जगह रखेंगे तो 1/Fy म्यू वाई माइनस 1। याद करो, देखो ये क्या लिखा हुआ है, म्यू वी माइनस म्यू आर प्रिज्म में क्या बताया था, थीटा बताया था ना, और ये क्या है म्यू वाई माइनस 1, ये क्या था म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन, देखो ये था म्यू वी माइनस म्यू आर एंगुलर डिस्पर्जन, और ये क्या था मीन डेविएशन। मैंने बताया था एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन का जो रेशो होता है वही डिस्पर्सिव पावर होती है। ओमेगा की वैल्यू देखो उसमें मैंने बताई थी म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1, प्रिज्म में देखना उसमें आया था, तो यह आएगा एफ आर माइनस एफ वी बटे एफ वी इंटू एफ आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ओमेगा अपॉन एफ वाई। अब जैसे वहाँ पे मैंने एक रिलेशन बताया था ना कि म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू वाई होता है, यहाँ पे एक रिलेशन ये होता है कि एफ वी इंटू एफ आर इज इक्वल टू एफ वाई का स्क्वायर, कि फोकल लेंथ वायलेट कलर की इंटू रेड कलर की फोकल लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो येलो लाइट की फोकल लेंथ का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, है ना, तो यहाँ क्या जाएगा
एफ आर माइनस एफ वी अपॉन एफ वाई इज इक्वल टू ओमेगा। सही है ना? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एफ अपॉन एफ, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, छोटा है तो डी एफ अपॉन एफ, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ओमेगा के इक्वल। ठीक है, तो अब ये लिख लो, इससे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हमारे से पूछा जाए कि क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो ये होता है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा इंटू एफ। पर अगर हमारे से पूछा जाए कि क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय मीन लाइट फोकल लेंथ, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर यानी ओमेगा। अक्रोमेटिक क्या हो जाएगा, जब दो लेंस को कंबाइंड करके अगर आपने उस कलर इमेज जो थी उसको वापस से वाइट इमेज बना दिया तो वो हो जाएगा, है ना। अच्छा चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, सोच के आना कि मान लो कि अगर ये नेट पे नहीं देखोगे, तुम्हारे को कसम है ना, देख लेते हो तुम लोग कि ये 10वीं का ही क्वेश्चन है, 10वीं लेवल तक भी सोच सकते हैं ना। यहाँ से एक मैग्नेट को हम गिरा रहे हैं, कैसी भी मैग्नेट हो सकती है, गोल गिराओ, लंबी गिराओ, कैसे भी गिराओ, है ना। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ये अगर मैंने एक कोइल के अंदर से गिराई, कॉपर कोइल के अंदर, तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या वो फ्री फॉल हो रही, मतलब जी एक्सेलरेशन से ही आएगी, जी से ज़्यादा एक्सेलरेशन से आएगी, जी से कम एक्सेलरेशन से आएगी, क्या होगा। बता भाई यस, कैसे आएगा जी से कम। बहुत खुशी होती है जब तू आंसर देता है। तुम खड़ा हो, तू एक बार में सुनता नहीं है। बता क्या कारण है, जी से कम आई, इतने ये बोला ना, जी से कम ही बोला ना, यही बोला था ना इसने। क्यों, कैसे लगती मैग्नेटिक पावर। एक्समैन तो नहीं देख के आ गया तू। देखिए क्या एक्समैन। मैग्नेटिक पावर क्या होती है। हाँ भाई बताओ, ये मैग्नेट क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कॉपर कोइल है, पाइप है कॉपर का, यूँ उसमें मैंने एक मैग्नेट को गिराया। तो मैग्नेट को गिराया तो पहले तो ऊपर हवा में तो ऐसे आ रही थी जी एक्सेलरेशन से, क्योंकि ग्रेविटी लग रही थी। पर जब वो कॉपर कोइल के अंदर से जाएगी तो एक्सेलरेशन इसका जी होगा, जी से ज़्यादा होगा, जी से कम होगा, अगर कुछ भी होगा तो वो क्यों होगा, ये बोला था मैंने। और इसने बोला है कि जी से कम होगा, तो अब ये तभी घर जाएगा जब ये बताएगा कि ये जी से कम होगा तो क्यों होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से कम, मैग्नेट को गिरा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से कैसे कम होगा। बोलो। अरे बोलो भाई।
10वीं पढ़ के नहीं आए क्या? तो 10वीं पढ़ा है नहीं पढ़ा? कितनी % बनी थी तेरी 10वीं में? कितनी थी इसकी 10वीं में? 97। तो कब पिछले साल दिया था तो कितनी बनी थी? पिछले साल दिया था तो कितनी बनी थी? ये पता है, एक लड़का है ये 11th के बैच में, उससे मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आया नहीं, वो टॉपर है परसेंटेज वाइज, उसकी 97% बनी है। और एक दूसरा है वो भी उसके जैसा ही है, उसकी 94 बनी है। और बाकी है जो आंसर देते हैं उनकी 92 बनी है। पर वो आ ही गया ना अब तो, कि अब आप लोग ये इस साल जो भी पास हुए उनको वापस से फर्दर एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 10th और 12th में जो भी पास हुए हैं ना, उनको आगे जब भी वो कोई भी गवर्नमेंट के लिए वो देंगे तो उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया आशीर्वाद के साथ एक लप्पा। बता भाई, % कितनी बनी थी तेरी, ये तो बता दे। $90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45 की रिपीट। बता कितनी बनी थी? रेंज ही बता दे, चल ग्रेड ही बता दे इतनी थी। बी ग्रेड कितने पे आती है? लिख लिया? सोच के आना है आप लोगों को, बैठ जा, सोच के आना है आप लोगों को कि इसका आंसर क्या आएगा। और देखो प्लीज़ नेट पे तो मत ही देखना, क्योंकि फिर क्या क्वेश्चन का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। आप लोग नेट पे तो सब मिलेगा, पर फिर तुम्हारे सोचने की पावर ख़त्म हो जाएगी। लिख लिया? चलो नेक्स्ट लिखो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तुम बातें कर लो पहले। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, व्हेन इसमें लिखो व्हेन टू लेंसेज are adjust in such a way, when two lenses are adjust in such a way, we can convert the colorful image into white. We can convert the colorful image into white image. That combination is achromatic. Or the removal of chromatic combination, ब्रैकेट में लिख लेना, ये भी बोला जाता है achromatic को
रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, उसे क्या बोला जाता है? अक्रोमेटिक। इसमें लिख लेना जनरली diverging lens is used with converging, generally diverging lens is used with converging lens for removal अब देखो डाइवर्जिंग है, मान लेते हैं हमने तो एक कन्वर्जिंग के साथ कन्वर्जिंग ही ले लिया। तो देखो क्या करेंगे कि दो लेंस को हमने इस ढंग से एडजस्ट किया, ये फोकल लेंथ f1 है और ये f2 है, कि वाइट से वाइट ही बने, कलरफुल नहीं बने। ये हमारा अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है। अब क्या होगा, देखो अपन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा? 1/f इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस में इंटू डी एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -1/f1 स्क्वायर डी f1 माइनस 1/f2 स्क्वायर डी f2। ये लिखोगे। अभी बताओ, अभी मैंने df/f की वैल्यू क्या बताई? ये बताई ना। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? df इक्वलेंट अपॉन f इक्वलेंट डिवाइड बाय f इक्वलेंट, माइनस हटा दो सब में से, यहाँ आएगा df1 अपॉन f1 डिवाइडेड बाय f1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? df2 अपॉन f2 अपॉन f2। ऐसा करते हैं। ये तो अब हम क्या चाहते हैं कि वाइट जो लाइट गई थी उससे वाइट लाइट ही बाहर निकलनी चाहिए, यानी वाइट इमेज ही बने। इसका मतलब चेंज इन फोकल लेंथ क्या आना चाहिए इक्विवेलेंट का? 0। भाई आपने क्या करा, यहाँ से ये लाइट गई तो इसने क्या बनाई थी? एक कलरफुल इमेज बना दी थी यहाँ से, पर जब वो दूसरे लेंथ से पास हुई तो उसने क्या कर दिया? एक वाइट ही बना दिया। तो ये डिफरेंस को तो हमने बोला था क्रोमेटिक, जब हमने डीएफ निकाला था, और जब उस डीएफ को ये हटा देंगे तो वो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? अक्रोमेटिक। इसका मतलब ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? ω1/f1 प्लस ये क्या आ जाएगा? ω2/f2। तो यहाँ से देखो क्या आ गया? ω1/f1 इज इक्वल टू माइनस ω2/f2। यानी एक लेंस अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ का होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अभी मैंने जो चीज़ बताई थी कि जनरली डाइवर्जिंग लेंस को यूज़ किया जाता है किसके साथ? कन्वर्जिंग के। तो आप सोचो, अगर ये कन्वर्जिंग है तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो दूसरे की फोकल लेंथ अपने आप नेगेटिव आ गई, इसका मतलब वो क्या हो गया? डाइवर्जिंग। तो होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे ये लेंस यूज़ कर रहे हैं ना, तो दूसरे को ऐसे लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या होता है? ये कलरफुल इमेज जो थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाइट इमेज के अंदर। यही अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये नोट कर लो।